दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसे टॉप 10 एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बताने वाला हूं कि कोई भी सीनियर अकाउंटेंट आपको इसके बारे में नहीं बताता है। आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं, चाहे वो आपका कंपनी हो या फिर आपका सीए फर्म हो, तो वहां पे आपको कोई ये नहीं बताता है कि अगर यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट एंट्री लगनी है तो आपको किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है और वो एंट्री कौन कौन सी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बताने वाला हूं कि जिसे देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और प्लस आप सीनियर लेवल पे काम करने के लिए भी आप तैयार हो सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने सैलरी पेबल 10,000। अब ये सैलरी पेबल एंट्री आती कैसे है, पहले आप इसे भी समझ जाइए। कोई भी कंपनी जो सैलरी देती है सेम मंथ का पगार सेम मंथ में नहीं देती है। आपने देखा होगा कि अगर आपका पगार मार्च का है तो हो न हो इसका पेमेंट आपका अप्रैल में किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी और प्लस इनकम टैक्स का जो रूल है कि आप जो महीने का खर्चा है आप उसको उसी महीने में दिखाना है, और अगर जो खर्चा या जो इनकम जिस साल से बिलोंग करता है आपको उसका बुकिंग उसी साल में करना है। तो सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको शेयर में कर देता हूं कि देखो ये जो सैलरी है, मान लो कि ये आपका मार्च का है बट पेमेंट आपका अप्रैल में हो रहा है। मैक्सिमम कंपनी में ऐसे ही होता है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्यू दिखाना होगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन आया है इसी तरीके से आया है। आपको पहले ड्यू दिखाना है, उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे तो आप उसे ऑफसेट करोगे। तो सबसे पहला एंट्री आपके बुक में यही होगा, सैलरी आपका डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे ऑड स्टैंडिंग सैलरी या फिर सैलरी पेबल या फिर ड्यू सैलरी, आप जो चाहो जिस नाम से आप मास्टर को क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ये तो आपका एंट्री हो गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वे में इसे इंप्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे ऑड स्टैंडिंग सैलरी की जगह पे जितना भी आपका एम्प्लॉय है उसका नाम आएगा। मान के चलो कि आपका 10 एम्प्लॉय है तो यहाँ पर एम्प्लॉय ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके से सारे एम्प्लॉय को आपको क्रेडिट कर देना है। और ध्यान रहे कि जितना भी आपका स्टाफ है, अगर आप टैली पे मास्टर को क्रिएट करते हो तो उसका ग्रुप आपको करंट लायबिलिटी ही रखना है। तो ये तो एंट्री आपको हर महीने के लास्ट डेट में लेना होगा ड्यू के तौर पे, राइट। अब जब इसका पेमेंट जब आप करोगे तो क्या एंट्री करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ऑड स्टैंडिंग सैलरी पेड 10,000 आपने ड्यू दिखाया, जब भी आप इसका पेमेंट करोगे ये एंट्री आपकी लगेगी। तो क्या एंट्री बनेगा, यही आपका ऑड स्टैंडिंग सैलरी आपका डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे जिसके थ्रू आप पेमेंट करोगे वो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसी एंट्री को आप प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, ये जो ऑड स्टैंडिंग सैलरी है, अभी यहाँ पे आपने क्या किया, सारे स्टाफ को क्रेडिट किया था ड्यू दिखाने के लिए, उसके बाद आपने इसका डिडक्शन किया होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आफ्टर डिडक्शन ऑड स्टैंडिंग सैलरी की जगह पे जितना भी आपका स्टाफ होगा, ए बी सी डी जितना भी है, वो सारे को डेबिट करेंगे और यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रेंट पेड बाय आरटीजीएस फॉर द पीरियड फ्रॉम मार्च टू मई, और यहाँ पे 3 महीने का है 10,000 के हिसाब से, तो टोटल होता है 30,000 रुपया। अभी हमने आपसे जस्ट कहा इनकम टैक्स का कानून है कि जो खर्चा या जो इनकम जिस साल से बिलोंग करता है उसका बुकिंग उसी साल में होना चाहिए। हमारा जो टैक्स ईयर है आज के तारीख में हम लोग कहते हैं टैक्स ईयर 26 to 27 है। चलो ठीक है, अब मान के चलो कि हम किसी का अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन कर रहे हैं 25 से 26 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्च में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी पेमेंट कर दिया। तो इसका क्या माने, आपको ये ध्यान रखना है कि अगले साल का भी जो एक्सपेंस है या इनकम है इस साल में उसका बुकिंग नहीं करना है। अगर ये जानकारी आपके पास है तभी जाकर के आप इसका एडजस्टमेंट एंट्री सही से ले पाएंगे। एंट्री क्या बनने वाली है
यहाँ पे देखो मैं मान लेता हूँ हमने 1/3/2026 को ही अपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे रेंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 30,000 रुपये से, और बाकी हमने बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ये तो एंट्री नॉर्मल वे में हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन अभी हमने आपसे कहा कि भाई साहब यहाँ पे जो 30,000 रुपया है इसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 20,000 रुपया इंक्लूड है ना, तो ये एंट्री आपकी गलत हो गई है। ठीक, अब जो भी आपका सीनियर पर्सन होगा जब वो आपका ऑडिट करेगा या इंटरनल ऑडिट वो करेगा तो वो यहाँ पे एंट्री को चाहे तो वो इसे एडिट कर दे या फिर इसी एंट्री के लिए वो क्या करेगा, एक रेक्टिफाई एंट्री को वो पास करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए 31/3/26 को वह एक एंट्री को पास करेगा, प्रीपेड रेंट जो कि आपके लिए एसेट बन गया, यानी कि आपने सामने वाले मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को 10-20,000 रुपए का आपने एडवांस पे किया है और ये आपका कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। ठीक है, यानी कि करंट एसेट अगर आप इसका ग्रुप टैली में बनाते हो तो। और यहाँ पे देखो रेंट आपका क्या कर दिया गया है, क्रेडिट, यानी कि रिवर्स हो गया। यहाँ पे 30,000 रुपये से डेबिट हुआ, 20,000 से क्रेडिट हुआ, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए का बुकिंग हुआ। तो ये तरीका होता है एडजस्टमेंट एंट्री करने का। लेकिन जब आप पहले से जान रहे हो कि इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है तो भाई साहब आपको क्या करना है, ये फाइनल एंट्री आपको लेना है। कभी जब आप पेमेंट किए थे, एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट आपका डेबिट हो गया 10,000 से। क्यों, क्योंकि केवल मार्च का ही पेमेंट है और मार्च का एक महीने का पेमेंट होता है 10,000 रुपया। यहाँ पे आपको प्रीपेड रेंट एक मास्टर को क्रिएट कर लेना है जिसका ग्रुप मैंने आपसे क्या कहा, करंट एसेट, अगर आप टैली पे मास्टर को क्रिएट करते हो, और यहाँ पे बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको पता है ना, जब ये एंट्री पास करोगे तो प्रीपेड रेंट कहां दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग और चलते हैं कि भाई साहब हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 महीने का पेमेंट किया है। जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेंट का बिल आएगा तो इसका समायोजन आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखो हमने बिल को रिसीव किया कौन से महीने का, अप्रैल के महीने का। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, ना कि पेमेंट अगेन देना है, क्योंकि हमने पेमेंट लास्ट ईयर में दे दिया ना 10 या 30,000 रुपया, तो 20,000 रुपया इस ईयर का है। हाँ जी सर, अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री लेना है। तो कैसे लेना है, यहाँ पे देखो 30/4 को आपका बिल का डेट रहेगा, राइट। तो आपको बिल देख करके क्या करना है, रेंट को डेबिट कर देना है, कितने से, मंथली आपका रेंट है 10,000 रुपया, और यहाँ पे प्रीपेड रेंट आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि जब आपने एडवांस दिया था प्रीपेड रेंट को आपने क्या किया था, याद होगा, आपने डेबिट किया था। तो कम करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स। ठीक, इसका माने अभी भी प्रीपेड रेंट में आपका बैलेंस शीट के एसेट में 10,000 रुपया दिखेगा, है ना। तो दिखेगा तो क्या होगा, जब अगला बिल आएगा तो उसमें आप इसका समायोजन कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे सर जी, अगेन आपने बिल को रिसीव किया अपने मकान मालिक से कौन से महीने का, तो मई का। चलिए एडजस्टमेंट एंट्री सेम आप करेंगे 31/5/2026 को। रेंट अगेन आपका डेबिट हो जाएगा 10,000 से और प्रीपेड रेंट आपका अगेन क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, बैड डेब्ट्स ऑफ वर्थ ₹10,000। जब आप लोग प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं, बहुत सारा आपका कस्टमर ऐसा होता है कि आपके मालिक को यानी कि आपके कंपनी को हेलमेट पहना के भाग जाता है, टोपी पहनाना तो दूर की बात, यानी कि ये आपका विजय माल्या है, ठीक है, पैसा लेके भाग गया। तो आपके जो चार्टर्ड साहब हैं वो आपसे कहेंगे जब इस आदमी से कोई लेन देन नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ इसे क्लोज करो। क्या करो, क्लोज करो, क्योंकि अब इससे पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं भी आ रहा है लेकिन साथ साथ कोई लेन देन भी नहीं हो रहा। जो वैल्यू था 10,000 रुपया लंबा साल तक चला जा रहा है, तो आपको कहा जाएगा इसे राइट ऑफ करो। क्या करो, राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ करने का क्या तरीका है, सिंपल से लॉजिक है, राइट ऑफ आपका डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे बैड डेब्ट्स करके लेजर नहीं बनता है। बैड डेब्ट्स तो आपको समझाने के लिए, हमें समझने के लिए कि बैड डेब्ट्स का माने होता है पैसे का डूब जाना,
लेकिन हमें खाते को बंद करने के लिए एक न्यू लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा राइट ऑफ, और ये मेरे लिए लॉस है। तो अगर आप टैली पे काम करेंगे, इसका ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो आपका जो विजय माल्या जैसा आदमी है जो पैसा लेके भागा है उसे अपने बुक्स में क्रेडिट कर दोगे तो इसका खाता क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई कि पैसा लेके भागा तो ये एंट्री पास करेंगे। कभी कभी डूबा हुआ पैसा भी हमें वापस मिल जाता है, ऐसे कंडीशन में भी आपको एंट्री पास करनी होगी ना। अब मान लो कि 25 से 26 में हमने इसके बुक्स को क्लोज कर दिया, लेकिन 26 से 27 में अगर ये पैसा आ जाता है तो इसे कहते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। तो ऐसे कंडीशन में सर जी क्या करेंगे? देखिए यहां पे ये क्वेश्चन आया, हाँ जी बैड डेब्ट्स आपका रिकवर हो गया, इसने मेरे को बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक डेबिट हो गया, और यहां पे अब क्या करेंगे? इसे इनकम में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? इनकम में। तो क्या लिखेंगे? या तो लिखो बैड डेब्ट्स रिकवर, ताकि सामने वाले ऑडिटर को प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब हमारा ये बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस जब जाएगा तो उसे भी पता चल जाए रिपोर्ट देख करके। ठीक है, या आप इसे अदर इनकम में डाल दो। तो यहां पे आपको इनकम में दिखाना है, वो इसलिए जब हमने राइट ऑफ किया था तो हमने इसे अपने पीएनएल में डेबिट किया था, ये कहां चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। तो जब पैसे की रिकवरी हो जाए तो इसे ईमानदारी से आपको इनकम में दिखा देना है। यहां पर पार्टी का कोई गपशप नहीं होगा क्योंकि उसका ऑलरेडी खाता क्लोज हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो आपका दिखेगा, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब यहां पे कोई कस्टमर ए है, हमने उसे 50,000 रुपया एडवांस लिया, लेकिन कब लिया है? मार्च क्लोजिंग में। ठीक है, अब अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स, बट गुड्स वाज सप्लाइड इन अप्रैल। अब यहां पे देखो, जब आप लोग बैलेंस शीट को जब देखते हो ना, हम लोग उसमें क्या करते हैं? डेटर एंड क्रेडिटर का लिस्ट को देखते हैं। अपने कस्टमर का जब लिस्ट देखा तो हमने उससे 50,000 रुपए का एडवांस ले रखा था, और इसका दिख रहा था क्रेडिट बैलेंस। क्या दिख रहा था? क्रेडिट बैलेंस। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा, आपको यहाँ पे एक एंट्री को पास करना होगा। पहले तो चलो ठीक है, आपने क्या किया? पैसे को रिसीव कर लिया। ठीक है, पहले तो रिसीव का एंट्री होगा। हाँ जी सर, उसने मेरे को बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक डेबिट हो गया, और कस्टमर ए यहाँ पे क्रेडिट हो गया जब हमने पैसे को रिसीव किया। लेकिन हम सप्लाई कर रहे हैं अप्रैल में, इसका माने बैलेंस शीट में हमें तो दिखाना पड़ेगा कि हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है 50,000 रुपया, तो इसे अलग से एक एंट्री पास लेकर के इसे आपको ट्रांसफर करना होगा। तो 31/3/26 को आप क्या करोगे? एक एंट्री पास करोगे, यहां पर अपने कस्टमर को सेम 50,000 से डेबिट कर दो। ठीक है, क्यों? वो इसलिए कि यहां पे क्रेडिट हो रहा है, जीरो करने के लिए यहां पे डेबिट कर दो, तो कस्टमर ए का खाता क्लोज हो गया। अब यहां पे आपको एक नया लेजर बनाना है जिसका नाम रखना है रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, 50,000 रुपया, और इसका ग्रुप क्या करोगे? करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना चाहिए। हमने पैसा एडवांस ले लिया है और अभी तक के उस फाइनेंशियल ईयर में हमने इसे माल का सप्लाई नहीं किया है, तो ये बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई कर दिया, तब क्या होगा? अरे वो तो बात की बात है, लेकिन अब और भी थोड़ा सा आगे सुनिए। अब क्या होता है कि इसी कंडीशन में आपका बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन हो गया, तो आपको पता है ना आप क्या करते हो? डेटा को स्प्लिट करते हो या ओपनिंग चढ़ाते हो। तो ओपनिंग आपको पता है कि रिसीव्ड इन एडवांस का जो क्लोजिंग है 50,000 रुपया, यही चढ़ाओगे आप ओपनिंग में भी। लेकिन आपका तो मेन पार्टी है कस्टमर ए है ना, तो इसमें पैसा ट्रांसफर करना होगा, यानी 1 अप्रैल को एक और आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना होगा 50,000 को ट्रांसफर करने के लिए। वो आप कैसे करोगे? तो सिंपल सा लॉजिक है, अब आपको रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर को डेबिट कर देना है और कस्टमर ए को क्रेडिट कर देना है। तो इससे क्या हुआ? ये आपका जीरो हो गया, यानी कि बैलेंस इसका खत्म हो गया और ये पैसा आपके कस्टमर ए में ट्रांसफर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पेड इन एडवांस टू सप्लायर। अब कभी कभी क्या होता है कि जो कि हमारा सप्लायर है हम उसे भी पैसा एडवांस पे दे देते हैं। अब मार्च में मान के चलो कि हमने 35,000 रुपये का हमने भुगतान कर दिया, लेकिन माल तो आया नहीं।
अब हमारा ही पैसा उसके घर में निकल रहा है, तो भाई साहब आपके इसके लिए भी समायोजन एंट्री तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आप यहाँ पे चलो पहले ठीक है, सप्लायर बी को आपने डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, ये तो सर हमने कर लिया, लेकिन इसके ऊपर का फाइनलाइजेशन में अब आपको इसका भी समायोजन करना होगा। जब आपने रिको किया, क्या किया, रिको किया, तो आपने पाया कि 35,000 रुपये का डेबिट बैलेंस आपके सप्लायर बी के खाते में निकल रहा है, जबकि ये सप्लायर आपके कौन से ग्रुप में होगा, आप कहोगे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। ठीक है, उल्टा बैलेंस निकल रहा है, मेरा ही पैसा निकल रहा है 35,000 रुपया, तो आप उसको क्या करोगे, क्लोज करो, क्योंकि मेरा पैसा ज्यादा निकल रहा है। तो बैलेंस शीट में अलग से दिखाने के लिए 31/3/2026 को आपको यह समायोजन करना होगा। प्रीपेड टू सप्लायर, एक नया लेजर को बनाना है, प्रीपेड टू सप्लायर आपको कितना दिखाना है, वही 35,000 रुपया इस क्वेश्चन के मुताबिक, और सप्लायर बी को आपको अपने बुक्स में क्रेडिट कर देना है। तो एक जगह डेबिट हुआ, एक जगह क्रेडिट हुआ, सप्लायर बी का खाता बंद हो गया, जीरो हो गया, लेकिन हमारा पैसा निकल रहा था तो हमने उसे प्रीपेड में डाल दिया, तो ये मेरे लिए एसेट बन गया, मेरा ही पैसा वहां निकल रहा। तो इसे कहां डालेंगे सर जी, करंट एसेट में हम लोग डाल देंगे। जब करंट एसेट में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस एंट्री के बाद हमें बैलेंस शीट के एसेट में दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो क्या करना होगा, अरे सर जी इसी कंडीशन में हमारा जो बैलेंस शीट था वह फाइनलाइज हो गया। ये जो प्रीपेड टू सप्लायर है 35,000 से इसका डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट में था। जब हमने ओपनिंग चढ़ाया बैलेंस शीट में आइटम में, तो इसे हमने 35,000 रुपया इसी में चढ़ाया, लेकिन ये जाना कहां था, आप कहोगे सप्लायर बी में, क्योंकि इसके खाते में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो यहां पर एक और एडजस्टमेंट एंट्री आपको 1 अप्रैल में करना होगा। तो क्या एंट्री करोगे, यहां पर सप्लायर बी को आपको डेबिट कर देना है, पैसा ट्रांसफर हो गया, और किसे क्रेडिट करोगे, प्रीपेड टू सप्लायर। तो यहां पर देखो जो दिख रहा था बैलेंस शीट के एसेट में खड़ा था डेबिट में, यहां पर क्रेडिट हुआ, तो यह आपका खाता इसका भी क्लोज हो गया, और सप्लायर के अकाउंट में जो कि डेबिट बैलेंस निकल रहा था इस फाइनेंशियल ईयर में वो शो होना शुरू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड एडवांस इनकम टैक्स। अब क्या होता है, अगर आपकी कंपनी एडवांस टैक्स का पेमेंट करती है, ठीक है, तो जब भी पेमेंट करेगी आपको बार बार इसी तरीके से एंट्री को पास करना है। एडवांस टैक्स को आपको डेबिट कर देना है, क्या कर देना है, एडवांस टैक्स को डेबिट कर देना है। और आपको पता है कि एडवांस टैक्स जब हम पे करते हैं तो ये कंपनी के लिए करंट एसेट है, यानी आपको इसे संपत्ति में दिखाना है, बैलेंस शीट के एसेट में ये जाना चाहिए। तो ग्रुप रखिएगा करंट एसेट, और ऑफ कोर्स बैंक के थ्रू पेमेंट होता है तो आपको बैंक को क्रेडिट कर देना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है, इनकम टैक्स से प्रोविजन। अब इनकम टैक्स से प्रोविजन का एडजस्टमेंट एंट्री देखिए दो तरीके से होता है। एक तो डायरेक्टली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैपिटल से कर देते हैं, और मैक्सिमम जो सीए फर्म जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से इसका समायोजन होता है। और प्लस साथ साथ मैं आपको एक बोनस भी दे करके जाऊंगा। तो देखिए आपको क्या करना है, कैपिटल को डेबिट कर देना है और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को क्रेडिट कर देना है। चलिए अब यहां पे आप देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है। अब आपको फाइनली क्या करना है, आपने जो पेमेंट किया है 40,000 रुपया, वो तो आपका एडवांस टैक्स है, लेकिन आपके कंपनी के ऊपर टैक्स की जो लायबिलिटी बनी 75,000 रुपया, तो भाई साहब फाइनल फिगर आपको कितना देना है, आपको फाइनल फिगर देना है 35,000 रुपया। ठीक है, तो इसका भी समायोजन आपको करना होगा ना, वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब आप डेबिट कर दो, इसका खाता बंद हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, एडवांस इनकम टैक्स आपने कितना दिया था, यहां देखो आपने डेबिट किया था 40,000 से, इसको क्रेडिट कर दो, तो इसका भी खाता बंद हो गया। ठीक है, अब बचा कि बैलेंस फिगर को क्या करना है, ये तो आपके ऊपर लायबिलिटी है ना, इनकम टैक्स पेबल 35,000 रुपया बच गया जो कि आपको गवर्नमेंट को देना होगा। और ये एडजस्टमेंट एंट्री हो रहा है मार्च क्लोजिंग में, कभी हो रहा है,
मार्च क्लोजिंग में मैं मान लेता हूं कि 25 to 26 का हम लोग फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट तो फाइनलाइज हो गया। बैलेंस शीट फाइनलाइज होने के बाद यही इनकम टैक्स से पेबल आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखना चाहिए। तो कैसे दिखेगा, इसका ग्रुप क्या कीजिएगा, करंट लायबिलिटी। बट पेमेंट तो हो गया ना। आप कहोगे पेमेंट कब हुआ सर जी? अरे बाबा, जब 26 to 27 का ईयर चल रहा था तब तो आपका ऑडिट हो रहा था। इसका माने जब ऑडिट हो चुका होगा तो आपने इसका पेमेंट अक्टूबर में किया होगा या सितंबर में ही कर दिया होगा। अब आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंट्री को पास करना होगा क्योंकि इसका पेमेंट हो चुका है। तो क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेबल आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी 26 to 27 में इनकम टैक्स पेबल आपका जीरो हो गया। चलिए अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर इसका समायोजन होगा तो आपको कैसे एंट्री को पास करना है। पेड एडवांस, चलिए ये तो हम लोग समझ गए, ये सेम एंट्री है। इनकम टैक्स से प्रोविजन था। अब यहां पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट हो जाएगा। यहां पे कैपिटल से समायोजन डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देना है और यहाँ पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और ये आपके लिए करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पे आप 75,000 रुपया दिखा दीजिएगा। आप अगर टैली पे अगर ये एंट्री को पास करते हो तो वहां पर प्रोविजन का एक ग्रुप भी होता है, तो उस ग्रुप को लेकर के भी आप इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अरे सर जी जब हम लोग फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे अगेन वही काम करेंगे। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को हम डेबिट कर देंगे 75,000 से क्योंकि ये हम पर लायबिलिटी खड़ा है, ठीक है। लेकिन हमें 75,000 तो नहीं देना है, देना कितना है, मात्र 35,000 रुपया। तो सेम एंट्री होगा जो अभी हमने यहाँ पे इससे पहले आपको बताया था। अब जब ये समायोजन कर लीजिएगा तो लास्ट एंट्री आपका बचता है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बोनस के तौर पे आपको बताऊंगा। प्रॉफिट और लॉस में जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकलता है उसका ट्रांसफर आपको कहां करना है, या तो कैपिटल या फिर अगर आपका पार्टनर्स है तो उसके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6.5 लाख रुपया, यहां पे लेस हो गया इनकम टैक्स से 75,000 रुपया। इसके बाद जो आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकला, 5,75,000 रुपया। तो आपको पता है कि ये जो इनकम टैक्स है इसका समायोजन अब आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से करना है। तो पहले आपको एक यहाँ पे समायोजन का एंट्री लेना होगा। तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। प्रॉफिट और लॉस को आपको डेबिट कर देना है, कितने से भाई साहब, आप कहोगे 75,000 रुपये से, ठीक है। और यहां पर आपको क्या करना है, टू इनकम टैक्स पेबल, ठीक है। इनकम टैक्स आपका यहाँ पे पेबल हो गया 75,000 रुपया। यह आपका इनकम टैक्स पेबल खड़ा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करोगे, इसका भुगतान जब करोगे तो आपका यह इनकम टैक्स जो पेबल है वो आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुआ एडजस्टमेंट के बाद जब पेमेंट करेंगे। सर जी 5,75,000 का एंट्री बताओ ना, तो ये कैसे होगा, 6.5 लाख आपका था, 75,000 से डेबिट किया तो इसका माने अब बचा पीएनएल में कितना, 5,75,000 रुपया। तो इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस को 5,75,000 से आपको डेबिट कर देना है। तो पीएनएल आपका जीरो हो गया, ठीक है। और जो भी कैपिटल है, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो सारा पैसा आपके उसके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर पार्टनर्स है, जो भी पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, उसके अकाउंट में पैसा उसके परसेंटेज के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने ये टॉप एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में सीख लिया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम इसे लाइक जरूर करें, और इसी तरीके से टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।